अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, इससे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़कर आए हैं उसमें हमने पढ़ा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम नाम की एक चीज़ होती है। आज इस लेक्चर के अंदर हम बहुत तफसील के साथ पढ़ने जा रहे हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बच्चों याद रखिएगा, ये सवाल बोर्ड के पेपर में बहुत मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। तो आप यूं समझिए कि हम आपकी इस चैप्टर में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत अहम समझा जाता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। तो अजीज़ तलबा, आज हमारे पास बाब नंबर 9 का टॉपिक नंबर 3 है जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी बहुत सारी तफसील हम टॉपिक नंबर 2 में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आती हैं, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है, क्यों एस्टेब्लिश होता है, ये हम सारी बातें पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ के साथ होगा कि जब ये बन जाता है तो हमें किस तरह की प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, या इसको लाने के लिए, इसको कायम करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है और क्या कुछ होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए मैं फिर से कल वाले टॉपिक के अंदर से एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखना चाहता हूँ। जो रिएक्शन है हाइड्रोजन का और आयोडीन का, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इससे हाइड्रोजन आयोडाइड नाम का एक मुरक्कब बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। अब कैसे बनता है, जिन बच्चों ने प्रीवियस टॉपिक अटेंड किया उनको पता होगा कि पहले रिएक्शन फॉरवर्ड और फिर रिवर्स आता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम एक ग्राफ की सूरत में किस तरह शो कर सकते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको कह दिया जाए तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हम यूं वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये एक वाई एक्सिस है, हमने ये एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया और ये एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो आप सब जानते हैं, सब बच्चों को पता है कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे कि हम वाई एक्सिस के ऊपर, यानी इस तरफ जो ये परपेंडिकुलर है, इस पर रिएक्टेंट्स को रखेंगे, यानी यहां पे हम रिएक्टेंट्स को शो करेंगे। तो बच्चों यहां हमने रिएक्टेंट्स को शो करना है। मिसाल के तौर पे जैसे ये रिएक्शन हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन को हम इस तरफ शो करेंगे कि इनकी कितनी मिकदार थी और फिर क्या चेंज आया। जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर आप प्रोडक्ट्स को भी शो कर सकते हैं, टाइम को भी शो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट्स को शो करेंगे। तो प्रोडक्ट्स को हमने यहां शो कर दिया, जैसे इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ठीक है बच्चों, अब इस चीज को समझें कि जब रिएक्शन शुरू किया हमने तो उस वक्त मेरे कल वाले टॉपिक को जहन में लेकर आए कि जो हमने जब रिएक्शन शुरू किया तो ये था 100%, जबकि ये था 0%। जाहिर है आपने रिएक्टेंट्स रखे हैं रिएक्शन करवाने के लिए, तो सारी मिकदार उन्हीं की होगी। प्रोडक्ट्स तो अभी बने नहीं है, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, 0। तो चूंकि रिएक्टेंट्स मैक्सिमम है इसलिए हम रिएक्टेंट्स को यहां पे शो करेंगे, जबकि प्रोडक्ट्स 0 हैं तो हम प्रोडक्ट्स को बिल्कुल यहां पे शो करेंगे, जिसको ओरिजिन कहा जाता है। तो ये आपके पास ग्राफ की एक तैयारी हो गई है। अब इसमें स्लोप कैसी बनानी है, वो कैसी बनेगी, उसको जरा देखें। फर्ज कर लें कि रिएक्शन जब शुरू हो रहा था तो ये साइड 100%
और ये साइड 0% थी। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से फॉरवर्ड जाएगा और रिएक्टेंट्स की मिकदार कम, जबकि प्रोडक्ट्स की तादाद बढ़ने लग जाएगी। और गौर कीजिए, हम किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने दे रहे। क्या हो रहा है, जितनी कमी रिएक्टेंट्स में आ रही है उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। ये दो बातें ध्यान में रखिएगा, रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। और जितनी मिकदार इसकी कम हो रही है उतनी ही मिकदार इसकी ज्यादा हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ को नीचे की तरफ लाना शुरू करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं। इसी तरह फिर आगे जाके ये 80% पे चला जाएगा, ये 20% पे चला जाएगा। ये मैं बातें, ये वैल्यूज मेरी अपने पास से हैं, फर्ज की हुई हैं। आपने ये नहीं समझना कि सारे रिएक्शन ही ऐसे होते हैं, मैं फर्ज करने के लिए आपको कह रहा हूं। तो ये वाला रिएक्टेंट्स का ग्राफ नीचे गिरता जाएगा जबकि प्रोडक्ट्स का ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं। तो कम होते 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 एक जगह ऐसी आएगी, फर्ज कर लो कि ये वो जगह है जहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। मैं फर्ज करने को कह रहा हूं, फर्ज कर लेंगे ये वो जगह है जहां इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम आने पे क्या होगा, पिछला टॉपिक याद कीजिए कि जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। तो एक खास वक्त तक कम और ज्यादा होते रहे, लेकिन बाद में आके क्या हो गए, कांस्टेंट। ये भी कम होते रहे, कांस्टेंट। तो एक पॉइंट पे आके ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ये जो आपके पास नीचे की तरफ आ रहा था, ये था फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, कम होता चला जा रहा था। पहले तेज था, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा। रिवर्स रिएक्शन का रेट पहले कम था, आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जा रहा है। ये पॉइंट देख रहे हैं सब बच्चे, इस पॉइंट को देखें। इस पॉइंट पे आके क्या हुआ बच्चों, इस पॉइंट पर आकर दोनों रफ्तार बराबर हो गई। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो गया। मतलब ये कि ये वो जगह है जिसको कहा जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पे आके डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हुआ है। सो बच्चों, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि पहले वो कम हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों की मिकदार, रेट का जो रफ्तार है वो सेम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इस जगह पे आके आर एफ बराबर हो गया है आर आर के। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि ग्राफ बनाएं डायनामिक इक्विलिब्रियम का, तो बच्चों आपने इस तरीके से ग्राफ बनाना है। तो ये तो हो गई ग्राफ की स्टडी। अब आते हैं हमारे एक टॉपिक के ऊपर जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है। और वो क्या है, वो है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान फर्क। कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों में फर्क क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राफ बनाना आपको आ गया होगा। ग्राफ आप किसी भी रिएक्शन का यूं बना सकते हैं, रिएक्टेंट्स को इस तरफ शो कर दें, प्रोडक्ट्स को यहां शो कर दें। रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम आते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क क्या है। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन शुरू में इसीलिए लिख दिया था ताकि मैं इसके अंदर मौजूद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को समझा सकूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम ये करेंगे कि हम इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे कि इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ा आसान है बच्चों। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक है जी। और अब हम इसका लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो इसका जो रिवर्स रिएक्शन है वो हम लिखेंगे, वो और भी आसान है। आप इसका सिर्फ उल्ट कर लीजिए कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। तो चूंकि इक्वेशन को बैलेंस कर लेना अच्छी बात होती है, इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे।
अब हमने इन दोनों में फ़र्क देखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या फ़र्क है और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है। तो पहला फ़र्क तो आप सबके सामने वाजे है बेटा, कि पहला फ़र्क ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो लेफ्ट साइड पर होते हैं। रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो पहली बात, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो रहे हैं, जबकि इसमें उल्ट होगा और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज होंगे रिएक्टेंट्स के अंदर। तो बच्चों ये पहली बात आपने ज़हन में रखनी है कि इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में, जबकि इसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने ऊपर दोनों की इक्वेशन और मसावात इसीलिए लिख दी थी ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरी चीज देखिए, समत देखें। आप हर पॉइंट की अलग से हेडिंग भी बना सकते हो। तो ये दूसरे पॉइंट की हम हेडिंग समत की बना सकते हैं, पहले पॉइंट की तब्दीली की हेडिंग बनाई जा सकती है। तो जितनी अच्छी आप हेडिंग्स बनाओगे उतने ही अच्छे आपके बोर्ड में मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो समत की बात करते हैं। अब इसकी समत क्या है? देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट, बाएं जानिब से दाएं जानिब। तो इसकी जो समत है वो है बाएं से दाएं जानिब। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की मैं बात आपको बता रहा हूं, जबकि रिवर्स रिएक्शन उसका उल्ट होगा। ये दाएं से बाएं, क्योंकि प्रोडक्ट से आ रहा है और प्रोडक्ट्स चूंकि दाएं तरफ होते हैं तो ये दाएं से बाएं तरफ जा रहा है। ये इसकी समत है जिसको आपने ज़हन में रखना है। तो पहली बात, तब्दीली के रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और इधर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। समत, ये बाएं से दाएं जानिब, जबकि ये दाएं से बाएं जानिब जाता है। तीसरी चीज बड़ी अहम है, और वो क्या है? रफ्तार, या इसकी आप हेडिंग बना सकते हो रेट, कि किसका रेट फास्ट होता है, किसका स्लो होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको आप यहां से समझोगे, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया था। यहां है रिएक्टेंट्स 100%, 100% रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं? 0। तो इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है। हाई मिकदार है, ज्यादा मिकदार है, कम मिकदार है, रिएक्शन बहुत तेजी से चलेगा। तो याद रखें, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बहुत तेज होती है, तो ये एक तेज रिएक्शन होता है शुरू में ये तेज होता है। फिर जाहिर है जब ये 90% होता है, 80% होता है, यानी कम होता रहता है, तो फिर दोनों में फर्क कम होता रहता है ना। इधर ये कम हो रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, फर्क थोड़ा सा कम हो रहा है, तो फर्क कम होने की वजह से ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन शुरू में बहरहाल ये बहुत तेज होता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जबकि रिवर्स रिएक्शन शुरू में बहुत स्लो होता है, बहुत कम रफ्तार पर चलने वाला रिएक्शन होता है शुरू में। तो इसकी कम रफ्तार होती है। यहां से आप समझिए, देखें अभी ये रिएक्शन शुरू हुआ है, 80% यहां पर है, 20% यहां पर है, तो इसकी मिकदार आप देखें कितनी कम है। तो जिसकी मिकदार कम होगी उससे दूसरी तरफ जाना थोड़ा सा स्लो होगा। तो ये बहुत आहिस्ता से, बहुत आराम से ये रिएक्शन शुरू में चलेगा। तो तीसरी हेडिंग हमने रेट की पढ़ी है। और चौथी बात जो हमने ज़हन में रखनी है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में, वो है कि क्या ये तेज ही रहता है और क्या ये हमेशा स्लो ही रहता है? नहीं, हमने पहले पढ़ा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज होता है बट आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। ये शुरू में ज़रा स्लो होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी हेडिंग बनाएंगे कि किस किस्म का एक हमें इंक्रीज नजर आता है, या एक रिएक्शन का दबाव हमें किस तरफ का नजर आता है।
तो वो हमें ये नजर आता है बच्चों कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी जो उधर जा रहा है वो क्या होगा, वो बतदरीज कम होगा, आहिस्ता हो जाएगा। बतदरीज का मतलब है ग्रेजुअली, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता वो आहिस्ता होता चला जाएगा। जबकि ये तेज हो रहा है तो ये बतदरीज तेज होता रहेगा। तो बच्चों ये आपके पास चंद एक फर्क हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में। आप कोई भी फॉरवर्ड रिएक्शन ले लो, कोई भी रिवर्स रिएक्शन ले लो, उनमें ये 4 पॉइंट्स आपको फर्क नजर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप एक रिएक्शन जिसको हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना और इससे कैल्शियम ऑक्साइड का बनना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिन्होंने कल का टॉपिक अटेंड किया है, जिन्होंने पिछला लेक्चर पढ़ा है, उनको पता होगा कि इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी तरह नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन का रिएक्शन हमने पढ़ा, ये भी हमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आसानी से हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो मेरा आपको एक से ज़्यादा मिसाल देने का मकसद यही होता है बच्चों कि आप सिर्फ एक मिसाल पे इक्तफा ना करें। एक मिसाल आपको टीचर ने समझा दी है, एक मिसाल खुद से करके देखें। तो मैंने आपके सामने जो रिएक्शंस लिखे हैं ये और ये, आप क्या कीजिए, इनका फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन निकालें, इसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन निकालें, आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि यही 4 चेंजेस, यही 4 फर्क आपको उसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर 2 अहम बातें हम डिस्कस कर चुके कि कैसे आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाना है और कैसे आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर फर्क करना है। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तीसरी अहम बात के ऊपर, जो कि इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा मर्तबा लॉन्ग क्वेश्चन आया है। ये बात अपनी किताब पे मेंशन कर लीजिए कि जो टॉपिक अब हम पढ़ने लगे हैं ये इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा मर्तबा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। और इस टॉपिक का नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। इसको तमाम बच्चे अपनी किताब के ऊपर मेंशन कर लें कि ये एक इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा टारगेट हो चुका है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। अब बहुत सारे बच्चों को अभी यही नहीं पता कि मैक्रोस्कोपिक खसूसियात कौन सी होती हैं। तो बच्चों एक तो लफ्ज़ आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। मिसाल के तौर पर पार्टिकल्स की मूवमेंट, आइंस वगैरह की मूवमेंट, वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। कुछ खसूसियात ऐसी हैं जिनका नाम है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये वो बड़ी बड़ी खसूसियात हैं जिसके लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गैसेस की तरफ से लगने वाला प्रेशर, गैसेस के अंदर आने वाला टेम्परेचर का चेंज, ये सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम बाकायदा बगैर किसी माइक्रोस्कोप के आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जिनका ताल्लुक डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ है। इसमें हम आगाज करेंगे पहली प्रॉपर्टी के साथ। और एक बात ज़हन में रखें, चूंकि ये सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टीज बेटा आपकी बुक में गिवन है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसी तरह ये 5 प्रॉपर्टीज या 4 प्रॉपर्टीज वहां पे मेंशन करके आ जाते हैं। इससे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरे मार्क्स लेने के लिए हेडिंग्स का बनाना बहुत जरूरी है। तो अब हम हेडिंग्स के साथ चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग्स बनाई है, हम हेडिंग्स के साथ चलेंगे। पहली बात, सिस्टम। बच्चों सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम हम किसको कहते हैं? जिस भी चीज की आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका सिस्टम है। मिसाल के तौर पे आपने एक जगह पे हाइड्रोजन और आयोडीन को रखा, आप उनका रिएक्शन करवा रहे हो और उससे हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हो। ये जो आपने मिक्सचर रखा हुआ है, इस मिक्सचर को आपने कहना है सिस्टम।
ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। गर्ज ये कि आप अपने घरों में पानी के एक गिलास के अंदर नमक को डिसॉल्व करके चेक कर रहे हैं कि क्या होता है, वो भी आपका सिस्टम है। तो जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हैं वो आपका सिस्टम है। तो हम कहेंगे कि सिस्टम क्या है? पढ़े जाने वाला मादा। मादा की कोई भी चीज, मैटर की कोई भी चीज जिसको आप पढ़ रहे हो, वो आपका क्या होगा? सिस्टम। याद रखें बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम दो तरह का होता है। एक सिस्टम होता है ओपन और एक होता है बंद। यानी एक खुला हुआ सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, एक बंद सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है। याद रखें कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बंद सिस्टम के अंदर ही पैदा होगा, सिस्टम के अंदर पैदा नहीं होगा। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक फ्लास्क है जिसके अंदर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं। अच्छा जी, ये अब आपके पास फ्लास्क है, इसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो, कोई एक रिएक्शन, ये वाला वो वाला, कोई एक रिएक्शन करवा रहे हो। अगर तो आपने इसका माउथ ओपन रखा हुआ है, बंद नहीं किया, तो ये हमारा ओपन सिस्टम होगा, खुला सिस्टम। इसमें क्या होगा? इसमें चीजें बाहर से भी अंदर आ जाएंगी, अंदर से भी बाहर जा जाएंगी। तो मुझे बताएं इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जरूरी है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें से चीजें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जाएं, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है बंद सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम ओपन सिस्टम के अंदर पैदा नहीं हो सकता। तो ये पहली बात ध्यान में रखिएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम ओपन सिस्टम के अंदर पैदा नहीं होता। दूसरी बात, रेट कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जब पैदा होता है तो रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों, पिछले टॉपिक के अंदर भी और इस टॉपिक के अंदर भी हम साबित कर चुके हुए हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम आता ही तब है जब दोनों तरफ का रेट बराबर हो जाता है। तो इस पर हम लिखेंगे कि रेट जो होता है वो दोनों तरफ का बराबर हो जाता है, यानी रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि आपने यहाँ पे रेट को मेंशन करना है सिस्टम के बाद। तो सिस्टम के बाद हमने जो दूसरा बात डिस्कस की कि जैसे ही एक सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है मिकदार या फिर कॉन्सेंट्रेशन। मिकदार या फिर कॉन्सेंट्रेशन। तो मिकदार या कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? जिन बच्चों ने कल वाला टॉपिक, पिछला टॉपिक पढ़ा है, उनको भी पता होगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है हम मिकदार को कहते हैं और मिकदार पहुंचने पे कांस्टेंट हो जाती है। तो याद रखें, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम बनेगा तो उस टाइम जो मिकदार होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। मिकदार दोनों तरफ की कांस्टेंट हो जाएगी, यानी रिएक्टेंट्स की भी मिकदार कांस्टेंट हो जाएगी और प्रोडक्ट्स की भी कांस्टेंट हो जाएगी। और कांस्टेंट होने का मतलब है जितनी इक्विलिब्रियम बनने पे आ गई, बस आ गई, उसमें अब किसी किस्म की कोई चेंजिंग या तब्दीली नहीं होगी। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रेट बराबर होगा, मिकदार कांस्टेंट होगी। तो मिकदार कांस्टेंट हो जाएगी। चौथे नंबर पे समत। ये बड़ा अहम पॉइंट है और आमतौर पे बच्चों को किताब से सिर्फ इसको पढ़ लेने में समझ नहीं लगती। मैं आपको समझाता हूं समत से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रिएक्शन होता है A प्लस B, ये रिवर्सिबल होता है और इससे बन जाता है C प्लस D। अब जरा गौर से देखें, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड में क्या होगा? रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट्स में जब रिवर्स आएगा। सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा या कुछ लोग उनसे पूछ लेते होंगे कि भाई इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे
यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स जाओगे, बाएं से दाएं जाओगे या फिर वापस आओगे दाएं से बाएं। तो याद रखें इक्विलिब्रियम समत पे डिपेंड नहीं करता, ये समत के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी समत से आ सकता है। तो याद रखें इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी समत से आ सकता है, आप ला सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, आप ए और बी का रिएक्शन करवाओगे सी और डी बनाने के लिए, तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आप सी और डी का रिएक्शन करवाओगे ए और बी बनाने के लिए, तब भी आ जाएगा। इसकी ज्यादा अच्छी समझ आपको यहां से आएगी। ये देखो हम तोड़ क्या रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट तोड़ रहे हैं और बना क्या रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप लेबोरेटरी में कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल करके उसको तोड़ते हो, तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक और बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ता है, वहां पे टीचर कह देते हैं कि नहीं बेटा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं है, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो बच्चा जब इसको मिलाएगा तो ये रिएक्शन रिवर्स कहलाएगा। तो रिवर्स रिएक्शन के अंदर भी ये काम खुद ही हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। तो याद रखें इक्विलिब्रियम समत के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। पांचवी बात, तब्दीली। याद रखें इक्विलिब्रियम जब पैदा हो जाता है तो सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो रूनुमा नहीं होती, कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती। ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली आती है, ना केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली आती है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि जनाब तब्दीली क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है, तो आपने उसको कहना है कि जनाब आर एफ बराबर हो चुका है आर आर के, तो तब्दीली कैसे आए? जितनी रफ्तार पे रिएक्शन फॉरवर्ड गया है उसी रफ्तार पे रिवर्स आ गया, तो तब्दीली तो कोई ना आई। चेंज तो बेटा तब आएगा जब ये रफ्तार जो है उसमें फर्क आएगा। तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का और रेट रिवर्स रिएक्शन का जब बराबर हो जाते हैं तो किसी किस्म की तब्दीली, किसी किस्म का चेंज जो है वो रूनुमा नहीं होता। हत्ता कि रंग और जितनी भी चीज़ें होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सिस्टम की, वो चेंज नहीं होती, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये पांचवा पॉइंट है जिसको आपने ज़हन में रखना है। और अब आते हैं छठे पॉइंट के ऊपर। तो ये छठा पॉइंट क्या है कि क्या हम इक्विलिब्रियम को खराब कर सकते हैं, यानी इक्विलिब्रियम के अंदर हम खराबी ला सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल ला सकते हैं। हम इक्विलिब्रियम को किसी भी वक्त खराब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये रिएक्शन चल रहा है, ये चल रहा है, उसमें इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या हम उसको खराब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने वहां पे तीन चीजें तब्दील करनी है। जब आप किसी रिएक्शन की तीन चीजों में से किसी एक को भी तब्दील करते हो ना, तो समझ जाना है कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। अब वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर वन, मिकदार। इस बात को समझें। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन क्या होता है, इक्विलिब्रियम आने पर मैं थोड़ा सा अमोनिया बाहर निकाल देता हूँ। तो जब मैं अमोनिया बाहर निकालूंगा तो अमोनिया की मिकदार खराब हो गई। अब वो कांस्टेंट तो ना रही, तो पूरा रिएक्शन खराब हो जाएगा। अब रिएक्शन आगे की तरफ चलने लग जाएगा। तो इसमें हम खराबी ला सकते हैं, पहली बात मिकदार को चेंज करके। दूसरी बात, प्रेशर। मिसाल के तौर पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। गैस के होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उन पे प्रेशर का बड़ा गहरा फर्क पड़ता है। आप लोगों ने 9वीं क्लास में बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है। बॉयल्स लॉ में बिलखसूस जिक्र है कि प्रेशर जो है वो बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, आमतौर पर जब हम गैसेज वाले रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो रिएक्शन और तेज हो जाता है। तेज होने का क्या मतलब है? उसकी रफ्तार बढ़ गई है, रेट बढ़ गई है, और जब रेट बदलेगा तो पूरा इक्विलिब्रियम बदल जाएगा। तो याद रखें इक्विलिब्रियम के अंदर हम खराबी ला सकते हैं, पहली चीज मिकदार की वजह से, दूसरी चीज प्रेशर की वजह से, और तीसरी चीज टेम्परेचर की वजह से। जब भी आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं
तो उसके अंदर खुद ब खुद जो है वो चेंजिंग आ जाती है और इक्विलिब्रियम भी खराब हो जाता है, क्योंकि उससे रेट खराब हो जाता है। अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया और आप उसमें मिकदार चेंज कर देते हैं इस साइड की या इस साइड की, तो इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, किसी एक साइड की भी। प्रेशर अगर आप इस साइड का या इस साइड का प्रेशर तब्दील कर देते हैं, इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। टेम्परेचर अगर आप इस साइड का या इस साइड का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है। मिसाल के तौर पे, चूंकि हमने इसको आगे जाके डिस्कस करना है, इसलिए मैं भी यहीं पे आपको बता देता हूं कि इस रिएक्शन के लिए हम तकरीबन 400 से 450 400 से 450 डिग्री सेल्सियस इस रिएक्शन के लिए, जिसका नाम पिछले टॉपिक में मैंने आपको हैबर्स प्रोसेस बताया था, उसके लिए देते हैं। और तकरीबन 200 atm हम प्रेशर देते हैं। तो अगर तो हमने इस टेम्परेचर को चेंज कर दिया इक्विलिब्रियम पर पहुंचने पे, या प्रेशर को चेंज कर दिया, इक्विलिब्रियम में खराबी आ जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि इक्विलिब्रियम में खराबी हो जाए तो क्या होगा। ये बड़ी अहम बात है बच्चों। अगर इक्विलिब्रियम में खराबी हो जाए तो हमें क्या सामना करना पड़ सकता है। बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम में खराबी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खराबी खुद ब खुद दूर हो जाती है। यानी हम इक्विलिब्रियम को खराब कर सकते हैं, वो खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेगा। कौन? सिस्टम। रिएक्शन खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेगा। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। फर्ज कीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है। आप क्या करते हो? आप थोड़ा सा अमोनिया बाहर निकाल लेते हो, थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हो। उससे क्या होगा? इधर की मिकदार खराब हो जाएगी। जब मिकदार खराब होगी तो कांस्टेंट तो ना रही। जब कांस्टेंट नहीं रही तो इसका मतलब है पूरा इक्विलिब्रियम खराब हो गया। क्या होगा? अब ये होगा कि रिएक्शन फौरन फॉरवर्ड की तरफ चलेगा, क्योंकि इधर मिकदार कम हुई थी, इधर ज्यादा थी, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा और कुछ ही देर के बाद इक्विलिब्रियम फिर से बन जाएगा। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इक्विलिब्रियम को खराब किया, लेकिन रिएक्शन इस अंदाज से चला कि रिएक्शन ने उस चेंज को बिल्कुल जीरो कर दिया। ऐसे लगा जैसे चेंज आया ही नहीं, और आपने अमोनिया भी थोड़ी सी बाहर निकाल दी। तो ये बात आपने जहन में रखनी है बच्चों कि हम इक्विलिब्रियम को खराब तो कर सकते हैं, वो खराब हो भी जाएगा, मगर बाद में खुद ब खुद एस्टेब्लिश हो जाएगा, बाद में खुद ब खुद दोबारा से बन जाएगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की ये 6 खसूसियात, जिनको मैक्रोस्कोपिक खसूसियात कहा जाता है, इनको जहन में रखिएगा। पहली बात, सिस्टम बंद हो, वो ऊपर से खुला ना हो। ये ना हो कि चीज़ें बाहर निकलती रहें। जब चीज़ें बाहर निकलती रहेंगी तो रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम तवाज़ुन नहीं आ सकेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होंगे। दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, यानी जितनी मिकदार रिएक्टेंट्स की पड़ी होगी और जितनी प्रोडक्ट्स की पड़ी होगी वो उतनी ही पड़ी रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। किसी भी समत से चले जाओ, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम खुद ब खुद आ जाएगा, चाहे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स यानी बाएं से दाएं जानिब जाओ या दाएं से बाएं जानिब जाओ। और दूसरे नंबर फिर है तब्दीली, कि क्या किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली आएगी। तो मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि तब्दीली से मुराद है कि सिस्टम जो होगा, सिस्टम की जो ख्वास है उनकी यहाँ बात हो रही है कि सिस्टम के ख्वास के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। सिस्टम के ख्वास बिल्कुल एक जैसे पड़े रहेंगे, हत्ता के रंग और उसका स्मेल और वो सारी चीज़ें एक जैसी होंगी, चाहे तबई ख्वास हों चाहे कीमियाई। और एंड पे है कि क्या हम इक्विलिब्रियम को ख़राब कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इक्विलिब्रियम को ख़राब कर सकते हैं, हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं इन चीज़ों में तब्दीली लाकर, लेकिन वो अपने आप को बाद में फिर से पैदा कर लेगा। तो बच्चों, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मुकम्मल स्टडी मैंने आपको बता दी। उसका ग्राफ कैसे बनाना है, उसके अंदर होने वाले 2 रिएक्शंस में फ़र्क क्या है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात। अब यहाँ से बनने वाले सवाल जो बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ग्राफ तो वो आपको किसी भी रिएक्शन का बनाना दे सकते हैं, इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि ग्राफ बनाने में हमारे बच्चों की महारत थोड़ी कम होती है, इसलिए बोर्ड में कम आता है। अलबत्ता फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का सवाल बहुत मरतबा आया हुआ है, और एक मरतबा इसको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देखा हुआ है। इसको उस हिसाब से आप तैयार कीजिएगा। इसके अंदर से जो अहम सवाल बन सकता है वो ये बन सकता है
कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज और रिवर्स रिएक्शन शुरू में कम रफ्तार पे क्यों होता है, उसकी वजह मैं पहले बता चुका हूँ कि शुरू में सारी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मैक्सिमम होती है, इसलिए ये तेज़ी से चलता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है इसलिए वो आराम से चलता है, लेकिन फिर ये फॉरवर्ड जाने वाला आहिस्ता आहिस्ता स्लो और ये ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो यहाँ से ये वाले सवाल आपसे किए जा सकते हैं। यहाँ से कौन से सवाल किए जा सकते हैं, इसमें एक्सरसाइज के अंदर भी मश्की सवालात भी मौजूद हैं। पहली बात, आपसे सवाल ये हो सकता है कि सिस्टम बंद ही क्यों रखना है। आपने ये बताना है कि उसको बंद इसलिए रखना है ताकि चीज़ें बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ना जाएं, तब ही तवाज़न बरकरार रह सकता है। अगर चीज़ें अंदर से बाहर जा रही हैं या बाहर से अंदर आ रही हैं, कभी भी तवाज़न बरकरार नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, तो पहला सवाल सिस्टम से मुतालिक, दूसरा सवाल कि दोनों तरफ से, ये आपकी मशक के अंदर भी मौजूद है कि दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है। तो इसका जवाब आपके पास इस सूरत में लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, इसको जरा ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे सवालों का आपका जवाब यहां से निकल आएगा। मिसाल के तौर पे आपसे सवाल होता है कि सिस्टम में किसी किस्म की तब्दीली क्यों नहीं आती, ख्वास के अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती, कलर क्यों एक जैसा हो जाता है। आपने कहना है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो चुका है रिवर्स रिएक्शन के, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है उतना रिवर्स आता है, कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक हो गया। दूसरी बात, वो कहते हैं समत, कि ये दोनों तरफ से कैसे आ सकता है। तो आपने कहना है जनाब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया है रिवर्स रिएक्शन के रेट के, तो चाहे हम उसको दाएं से बाएं लेके जाएं या बाएं से दाएं लेके जाएं, बात तो एक ही है। तो उसने तो एस्टेब्लिश होना ही होना है, क्योंकि रेट दोनों तरफ का क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। फिर आपसे सवाल होगा कि जब कॉन्सेंट्रेशन यानी मिकदार कांस्टेंट हो गई है तो क्या होता है। आपने तब फौरन जवाब दे देना है कि जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है यानी मिकदार जो है वो कांस्टेंट हो गई है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो इस टॉपिक में से बहुत सारे ऐसे सवाल और उनमें से 2 या 3 आपकी मशक के अंदर भी मौजूद हैं जिनका एक ही जवाब निकलेगा जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है। तो चाहे वो आपसे रेट का सवाल कर लें, चाहे वो मिकदार का सवाल कर लें, समत का कर लें, तब्दीली का कर लें, उन सारों के अंदर एक ही कॉमन जवाब निकलता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो चुकी है, जिसकी वजह से किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती, दोनों तरफ से हासिल किया जा सकता है और कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ की कांस्टेंट हो चुकी हुई है। तो ये आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। बेटा इसको आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। कभी कभार डायनामिक इक्विलिब्रियम पर ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें आपने मेरे पिछले टॉपिक में से मदद लेनी है। पिछले टॉपिक और आज के टॉपिक को मिला के आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिख देना, जिसके अंदर ग्राफ लिखना ज़रूरी होगा। एक मरतबा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के मबैन फ़र्क बताएं, तो आपने ये वाले फ़र्क बता देने हैं। और 3 से 4 मरतबा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात बयान कीजिए, वो आपने ये बयान करनी है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम का अब कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे समझ आ चुका होगा, और ये समझना एक लिहाज से बहुत ज़रूरी है। किस लिहाज से? क्योंकि आप में से वो तमाम बच्चे जो आगे जाके एफएससी करना चाहते हैं उनको इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि एफएससी की किताब फर्स्ट ईयर की किताब में एक पूरा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो जिस तरह यहाँ एक पूरा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पर है, इसी तरह वहाँ पर भी एक पूरा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पर है। तो जो बच्चे यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे उनके लिए आगे पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट की समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम उसमें भी निकलेगा। जी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक कि जिसमें हमने पढ़ा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब पैदा होता है, और साथ ही साथ हमने उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ लग चुका होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।